गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था विद्युत धारा, उसका आज पार्ट नंबर 8 है। पहला जो अपना पार्ट नंबर 7 था उसके अंदर अपने सेलों का संयोजन पढ़ लिया था। सेलों के संयोजन में आपने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिया था। आज अपना जो न्यू टॉपिक रहेगा वो है विद्युत परिपथ। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ। सबसे पहले आपको इस विद्युत परिपथ को समझना है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है इस चीज़ को आपको समझना है। तो जो अपना विद्युत परिपथ होता है वो इस प्रकार से आपको बताना है। कोई भी अपने विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयव जैसे प्रतिरोध है, डायोड है, धारिता है, ट्रांजिस्टर है के संयोजन से बने परिपथ को आप क्या बोलते हो? विद्युत परिपथ बोलते हो। तो सबसे पहले आपको विद्युत परिपथ की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें लिखना है तो ऐसा लिखना है आपको, विभिन्न विद्युत चालक अवयव तो विद्युत चालक अवयव जैसे अपने प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता या डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब आपके चालक अवयवों के संयोजन से बने परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब जो आपका ये विद्युत परिपथ होता है उसकी विभिन्न शाखाएं होती हैं, समझ गए। अब जैसे मैं आपको विद्युत परिपथ बना के बताता हूँ। तो आपका जैसे ये आपका विद्युत परिपथ है, ये आपका कोई प्रतिरोध है R1,
R2 और ये आपका R3। ये कोई आपका ई विद्युत वाहक बल का कोई सेल है। इसमें जो धारा जा रही है वो आपकी रहेगी I1, इसमें I2 और इसमें जो धारा जा रही है वो आपकी I3। समझ गए आप? तो इस प्रकार से ये आपके प्रतिरोध लगाए गए हैं इसमें। यहाँ मैं इनके नाम भी दे देता हूँ। ये आपका A, B, C, D, E, F। तो ये आपका क्या है? विद्युत परिपथ है। तो विभिन्न अवयवों से संयोजित जो आपका परिपथ होता है उसी को विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब इसकी विद्युत परिपथ की विभिन्न क्या होते हैं, भाग होते हैं। उन भागों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो विद्युत परिपथ के मुख्य भाग निम्न है। तो इसका पहला जो है वो है नंबर 1, आप लिख सकते हो शाखा। शाखा या ब्रांच। तो आपकी शाखा क्या होती है? आपका जो विद्युत परिपथ है, तो किसी विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता है वो उसकी क्या कहलाती है? शाखा कहलाती है। जैसे आपका BC है, AB है, DE है, ये सब क्या है? शाखाएं हैं। तो लिखो इसमें किसी विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता है, शाखा कहलाती है। शाखा कहलाती है। जैसे आपके परिपथ में दे रखा है, पीछे जो आपने परिपथ बनाया है उसमें दे रखा है जो BC है इसमें धारा का मान समान रहेगा। आपकी AB है तो इसमें भी धारा का मान समान रहेगा। और जैसे आपका DE है तो इसके अंदर भी धारा का मान क्या रहेगा? समान। तो ये सब क्या है? शाखाएं हैं आपकी जिसमें धारा का मान हमेशा क्या रहेगा? समान। दूसरा है संधि। नोड पॉइंट क्या होता है अपना? तो दूसरा लिखो आप संधि। तो कोई भी आपका विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक विद्युत धाराएं आकर क्या में होती है? मिलती हैं। 2 या 2 से अधिक विद्युत धाराएं आके क्या होंगी? मिलेंगी। उस बिंदु को आप क्या बोलोगे? उसका संधि बिंदु बोलोगे। क्या बोलोगे उसको? संधि बिंदु। तो जैसे आप लिख सकते हो इसमें कि किसी विद्युत परिपथ का वह बिंदु जिस पर दो या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक विद्युत धाराएं मिलती हैं। संधि कहलाती है। जैसे संधि बिंदु अपने दे रखी हैं, अपनी बी है, ई है, आपका बिंदु बी, ई, ये सब क्या है, संधि बिंदु है। यहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं के मिल रही हैं, तो इन बिंदुओं को आप बोलोगे संधि बिंदु। अगला जो है अपना वो है पास या लूप। और इसको आप पास भी बोल सकते हो। पास, लूप या पास क्या होता है, विभिन्न जो आपकी शाखाएं हैं, उन विभिन्न शाखाओं से मिलकर बने हुए जो आपका बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ को आप क्या बोलते हो, लूप या पास। तो इसमें लिखोगे आप कि विभिन्न शाखाओं से मिलकर बने हुए बंद परिपथ को लूप या पास कहते हैं। लूप या पास कहते हैं। जैसे आपका लूप या पास है वो है बी सी डी ई बी, ये आपका एक लूप है। इसी प्रकार आपका ए बी ई और एफ ए, ये आपका क्या है, ये भी एक कोई लूप है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। तो अपने किरचॉफ के क्या है, दो नियम चलते हैं। एक तो आपका है किरचॉफ का, जिसको प्रथम नियम बोलते हो। इसी नियम को आप संधि नियम भी बोल सकते हो, इसी को आप धारा का नियम भी बोलते हो, और इसी को आप आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हो। तो पहला अपना है वो है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसी को आप बोलते हो संधि
नियम, इसी को बोलते हो आप धारा नियम। इसी को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये सब नाम इसी नियम के हैं। इसी को आप किरचॉफ का प्रथम नियम बोल सकते हो, इसको आप संधि नियम भी बोल सकते हो, इसी को आप धारा नियम भी बोल सकते हो, इसी को आप आवेश संरक्षण का नियम भी बोल सकते हो। तो अब देखो अपना ये नियम क्या है। तो अपने इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी आपका विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ पर किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यही अपना क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो मैंने बताया कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य। तो वही आपका क्या है, प्रथम नियम है। तो संधि पर पहुंचने वाली धाराओं को आपको धनात्मक लेना है और संधि से जो दूर जाने वाली धाराएं हैं उनको आपको क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिखना है इस नियम को कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब नीचे लिखना है स्टार लगा के कि संधि पर पहुंचने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखो, ये आपकी धाराएं हैं। ये आपका कोई संधि बिंदु है, इस पर आ रही है संधि बिंदु O। तो यहाँ से कोई धारा आ रही है I1,
I2 I3 I4 I5। तो यहाँ पर देखो I1 I2 और I3 है वो तो संधि की ओर आ रही हैं, संधि पर पहुँच रही है, तो इन धाराओं को धनात्मक लेना है। और जो I4 और I5 धाराएं हैं वो संधि से दूर जा रही हैं, तो इनको हमेशा आपको क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो मैंने कहा कि संधि पर पहुँचने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। तो यहाँ पर समीशन I इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ये अपना प्रथम नियम है। अब देखो समीशन I यानी योग लेना है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ये दूर जा रही हैं, तो I4 माइनस I5 और इक्वल टू 0। इसका मतलब अपना I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हुआ, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो नीचे लिखो अतः किसी संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का योग किसी संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात संधि पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले आवेश संधि से प्रति सेकंड दूर जाने वाले आवेश के बराबर होता है। इसलिए यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, आपका आवेश संरक्षण का नियम भी कहलाता है। तो ये अपना क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको आप संधि नियम बोल सकते हो, धारा नियम बोल सकते हो, और इसी को आवेश संरक्षण का नियम भी बोल सकते हो। इसके बाद अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम है
किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसी को आप लूप नियम भी बोल सकते हो, इसी को आप वोल्टा का नियम भी बोल सकते हो, वोल्टा का नियम, इसी को आप ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हो। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसको इस प्रकार से 4 नामों के द्वारा आप जान सकते हो। तो ये नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार अपना किसी बंद परिपथ में एक निश्चित क्रम में चलते हुए जो वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? हमेशा शून्य। निश्चित क्रम में चलना है और निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या आता है? शून्य आता है इसमें। तो आप इसमें लिखोगे इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में एक निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात परिपथ में संयोजित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस परिपथ में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है।
के बराबर होता है। इसीलिए इसे ऊर्जा संरक्षण की ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखो अपना ये परिपथ है इस प्रकार से, इसमें 2 सेल लगाए गए हैं। तो अपना ये A, B, C और D ये कोई परिपथ है। तो इसमें ये एक तो E1 विद्युत वाहक बल का कोई सेल और दूसरा E2 विद्युत वाहक बल का कोई सेल लगाया गया है। तो इसमें जो धारा की दिशा रहेगी वो इधर ही, ये आपका कोई प्रतिरोध है R1, ये आपका R2 और ये आपका कोई प्रतिरोध है R3। तो इस प्रकार से ये आपका कोई क्या है, परिपथ है। तो इसमें देखो आप, मैंने कहा कि इस नियम के अनुसार निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। तो अपने वोल्टताओं का बीजगणितीय योग समीशन E या फिर आप बोल सकते हो समीशन IR इक्वल टू क्या रहेगा, 0। समझ गए। अब देखो अपना, तो पहले इधर से आपको चलना है। तो यहाँ धारा की दिशा में जो आपका प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आता है वो हमेशा धनात्मक आता है। तो धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो ये आपका IR1 फिर I प्लस IR2, फिर यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं। तो यहाँ जो विद्युत वाहक बल आएगा वो -E2, फिर प्लस IR3 और फिर वापस -E1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू आपका E1 प्लस E2 हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखो आपको नीचे लिखना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में धारा की निर्दिष्ट दिशा में प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता धनात्मक तथा सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर,
ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या था किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ये दोनों नियम आपको हमेशा याद रखने हैं। हर बार आपको हर परिपथ के अंदर कोई भी आपका जटिल परिपथ है जिसमें आप धारा का मान नहीं निकाल सकते, वोल्टा का मान नहीं निकाल सकते, वहाँ पर ये दोनों अपने जो नियम है वो काम में आते रहते हैं। तो इन दोनों नियमों को आपको हमेशा याद रखना है, ये आपके इम्पोर्टेंट लॉ में से एक है। तो इसके बाद अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। तो नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक है अपना वो है व्हीटस्टोन ब्रिज या इसको सेतु भी बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। तो अपना व्हीटस्टोन जो सेतु है वो क्या होता है वो आपको पहले समझना है। तो चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें दो तो आपके आनुपातिक प्रतिरोध और एक ज्ञात प्रतिरोध के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का क्या मान ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, एक अज्ञात प्रतिरोध होगा उसका मान ज्ञात करेंगे, तो उसको आप बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसकी सबसे पहले इस प्रकार से डेफिनेशन लिखोगे आप कि चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें दो अनुपातिक प्रतिरोध व एक ज्ञात प्रतिरोध द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ये तो अपनी क्या होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन। अब जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, और उसकी बनावट कैसी रहेगी, फिर उसका जो संतुलन अवस्था का जो समीकरण है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार से आएगी।
इसकी बनावट। तो इस प्रकार से आपका जो व्हीट स्टोन सेतु है वो बनेगा। ये आपके 4 प्रतिरोधों का इस प्रकार का चतुर्भुजीय संयोजन रहेगा। इसका जो विकिरण है ये आपका ए बी सी और ये आपका डी है। तो विकिरण बी के मध्य एक धारा मापी लगाओगे जी और एक कुंजी लगा देते हैं हम K1 और विकिरण AC के मध्य एक बैटरी और एक कुंजी के संयोजित कर देते हैं। अब ये आपका प्रतिरोध है R1 R2 R3 और ये आपका R4। इधर धारा जा रही है आपकी I2, इधर धारा जा रही है आपकी I1 और इधर आपकी जो धारा जा रही है वो अपनी I4 और इधर धारा जा रही है वो I3। इधर आपकी जो धारा जाएगी धारा मापी में उसको ले लेते हैं IG से। इस प्रकार से आपको ये जो अज्ञात प्रतिरोध है ये आपका अज्ञात है, अज्ञात प्रतिरोध, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बनावट आपको लिखनी है। इसकी बनावट लिखनी है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज में व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 व R4 एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं पर संयोजित है तथा चतुर्भुज के विकिरण AC के मध्य एक बैटरी व कुंजी के संयोजित है।
तथा विकिरण BD के मध्य एक धारामापी G व कुंजी K1 संयोजित है। ये तो इसकी क्या होगी, बनावट। अब इसका क्या लिखना है आपको, सिद्धांत लिखना है। तो नीचे लिखोगे इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत में आप इस प्रकार से करोगे, जब आप इस कुंजी के को लगाते हो तो कुंजी के को लगाते ही परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, जो बिंदु एक के ऊपर दो भागों के अंदर I1 और I2 में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और धारामापी में विक्षेप बिंदु B व D पर, धारामापी में जो विक्षेप है वो बिंदु B व D पर विभव के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि आपका VB ग्रेटर देन VD हो तो धारामापी में जो विक्षेप है वो बाईं ओर आता है, और यदि आपका VD ग्रेटर देन VB होने पर जो धारामापी है उसमें विक्षेप दाईं ओर आता है। और जैसे ही आपका VB और VD दोनों बराबर हो जाते हैं तो धारामापी में जो विक्षेप है वो शून्य आपको प्राप्त होता है। इस स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः इसे व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। तो ये सब बात आप इसके सिद्धांत में लिखोगे। तो सिद्धांत इस प्रकार से लिखोगे आप कि जब कुंजी के को लगाया जाता है तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, जो बिंदु ए पर दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है, हो जाती है। धारामापी में विक्षेप बिंदु B व D पर विभव के मान पर निर्भर करता है। यदि VB ग्रेटर देन VD हो तो धारामापी में विक्षेप बाईं ओर
वह VD ग्रेटर देन VB हो तो दारामापी में विक्षेप दाईं ओर वह VB इक्वल टू VD होने पर दारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। इस स्थिति में दारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। संतुलन अवस्था कहते हैं। अब नीचे लिखोगे कि अतः संतुलन अवस्था में लूप ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम से अपने I2R2 प्लस IG कैपिटल G माइनस I1R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि संतुलन अवस्था के लिए धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा IG इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास I2R2 माइनस I1R1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास I2R2 इक्वल टू I1R1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन क्या हो जाएगा R2। ये कोई समीकरण आपका 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार लूप BCDB में किरचॉफ के द्वितीय
नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से अपने I3R3 माइनस I4R4 और माइनस IG और ये कैपिटल G इक्वल टू 0। तो संतुलन अवस्था के लिए चूंकि IG इक्वल टू अपना क्या रहेगा 0, तो अपने पास I3R3 माइनस I4R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से अपने पास I3R3 इक्वल टू I4R4, तो यहाँ से I3 अपॉन I4 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा R4 अपॉन R3। इसको आप समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से संतुलन स्थिति में, तो संतुलन स्थिति के अंदर आपका I2 अपॉन I1 इक्वल टू क्या रहेगा I3 अपॉन I4 ये होगा। इसलिए आपका R1 अपॉन R2 इक्वल टू भी क्या होगा R4 अपॉन R3। ये अपना क्या है संतुलन अवस्था का समीकरण। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था का समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से अतः अज्ञात प्रतिरोध क्या R4 है अपना, तो अतः अज्ञात प्रतिरोध R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना अज्ञात प्रतिरोध अपना R3। अज्ञात प्रतिरोध क्या है डायग्राम में ये मानक प्रतिरोध है। मानक प्रतिरोध में ये आता है अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध अपना R3 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 इनको आपके पास आ जाएगा यह आपका अज्ञात प्रतिरोध होगा। R2 अपॉन R1 अनुपाती के प्रतिरोध
व आर को मानक या ज्ञात प्रतिरोध कहलाता है। है चार प्रतिरोधों चार प्रतिरोधों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण जिसके लिए दारामती में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था कहलाती है। तो ये अपना क्या हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इस प्रकार से अपने ये टॉपिक होते हैं। आज के लिए अपना इतना ही। एक बार फिर से जो आज हमने पढ़ा है उसका क्या रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने जो पहला जो टॉपिक देखा था वो था अपना विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ मैंने बताया कि विभिन्न विद्युत चालक अवयव जैसे अपने प्रतिरोध है, प्रेरक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, के संयोजन से बने परिपथ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ को बोलते हैं। तो इस विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों के हमने डिस्कस किया। जैसे अपनी शाखा है, तो शाखा के बारे में मैंने बताया आपको कि विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें विद्युत धारा का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है, उसको आप बोलते हो शाखा। जैसे BC है, AB है, DE है, ये सब क्या अपनी शाखाएं हैं। इसी प्रकार संधि पदा कि विद्युत परिपथ में वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक विद्युत धाराएं आकर मिलती हैं उसको आप बोलते हो संधि। संधि के लिए आपको B और E मैंने बताया। लूप आपको बताया कि विभिन्न शाखाओं से मिलकर बने हुए बंद परिपथ को आप बोलते हो लूप या पास, ठीक है। तो लूप या पास में मैंने बताया कि जैसे आपका BCDEB है या ABEFA, ये आप भी आपका क्या है, कोई पास है, ठीक है। इसके बाद हमने किरचॉफ के नियम पढ़े। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। तो जो अपना पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि नियम, धारा नियम या आवेश संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार आपका विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हमेशा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर समीशन I इक्वल टू अपना क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पर संधि की ओर आने वाली तीन धाराएं I1, I2 और I3, इसको धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली जो धारा है I4 और I5 उसको आपको ऋणात्मक लेना है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 प्लस I5, ठीक है। तो संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग की क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। समझ गए। अर्थात
संधि पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले आवेश संधि से प्रति सेकंड दूर जाने वाले आवेश की हमेशा क्या होते हैं, बराबर। इसीलिए इस नियम को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। समझिए दूसरा अपना नियम है वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको आप लूप नियम भी बोल सकते हो, वोल्टा का नियम भी बोल सकते हो और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हो। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात आप बोल सकते हो परिपथ में संयोजित सभी जो आपके सेल हैं उनके जो विद्युत वाहक बल है उनका योग परिपथ में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। समझ गए। तो यहाँ से आपने देखा कि निश्चित क्रम में चलते हुए, यहाँ निश्चित क्रम में चल रहे हैं, इधर निश्चित क्रम में चलते हुए आपका वोल्टाओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य। तो यहाँ से आपको चलना है बिंदु ए से, तो यहाँ धारा की दिशा में हम चलते हैं तो अपने प्रतिरोध के ऊपर जो वोल्टा आती है वो धनात्मक, और धारा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध के ऊपर जो वोल्टा आती है वो ऋणात्मक। और अपनी जो बैटरी है, जो सेल है, उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर अपनी जो वोल्टा है वो आती है ऋणात्मक, और धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलने पर अपनी जो वोल्टा आती है वो धनात्मक। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पर जो आपकी वोल्टाएं हैं वो आपने देख ली। विद्युत परिपथ में मैंने यहाँ लिखा है आपको कि निर्दिष्ट दिशा में प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टा धनात्मक और सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल है वो आपका हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक। इसी प्रकार फिर हमने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने कहा कि चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन, इसमें दो अनुपातिक प्रतिरोध और एक ज्ञात प्रतिरोध के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का क्या करते हो, मान ज्ञात करते हो, उसको आप बोलते हो व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसके बाद मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट डायग्राम बनाया है यहाँ पर, फिर आपको बताया, इसका बनावट बताई मैंने कि आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें चार प्रतिरोध है R1, R2, R3 और R4, जो चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं पर क्या है, संयोजित है। यहाँ पर जो आपका विकिरण A और C है उसके मध्य एक बैटरी और कुंजी K को लगाया गया है, और विकिरण B और C के मध्य एक धारामापी और कुंजी K1 को क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। इसके बाद मैंने इसका सिद्धांत आपको बताया कि जैसे आप कुंजी K को लगाते हो तो परिपथ में क्या होती है, धारा I प्रवाहित होती है, और बिंदु A पर यह धारा दो भागों I1 और I2 में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो धारामापी में विक्षेप देखने के लिए B और D बिंदु पर विभव का जो मान होगा उस पर निर्भर करेगा। तो यदि आपका बिंदु B के ऊपर विभव VB ग्रेटर देन VD हो तो धारामापी में जो विक्षेप है वो किधर आएगा, बाईं ओर आएगा। कौन सी दिशा में, बाईं ओर। और यदि आपका VD ग्रेटर देन VB होता है तो धारामापी में जो विक्षेप है वो किधर आएगा, दाईं ओर आएगा। और VB इक्वल टू VD होने पर धारामापी में जो विक्षेप होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इस कंडीशन में। ठीक है, इसी को आप बोलते हो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था। जब आप VB इक्वल टू क्या हो जाए, VD हो जाए, तो वो संतुलन अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस संतुलन अवस्था के लिए आप लूप ABDA है उसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओगे, तो यहाँ से आपके पास I2/I1 इक्वल टू R1 अपॉन क्या जाता है, R2, ये समीकरण 1। इसी प्रकार लूप BCDB है उसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओगे तो आपके पास क्या जाएगा, I3/I4 इक्वल टू R4/R3। इस समीकरण 1 और 2 से संतुलन स्थिति के लिए जब इसको करोगे तो संतुलन स्थिति के लिए धारा आपकी बराबर रहेगी, धाराओं का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर आता है। तो I2/I1 इक्वल टू I3/I4 बराबर रहेगा। ये बराबर है तो आपने जो प्रतिरोध है वो भी तो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या बोलते हैं, संतुलन अवस्था का समीकरण कहते हैं। इससे आप अज्ञात प्रतिरोध R3 का मान क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। समझ गए। तो यहाँ पर R2/R1 है उसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिरोध, और R4 है वो अपना मानक या ज्ञात प्रतिरोध है। इनके द्वारा आप अज्ञात प्रतिरोध R3 का मान क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इस प्रकार से अपना आज के जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। आज के लिए हम इतना ही। आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में हम जो मीटर सेतु है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।